नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 11वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनको 2 वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा साइंस तथा करंट अफेयर्स के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। यह एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्र धातु एक प्रकार का मिश्रण होता है, ये सही है। यह अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है, ये भी सही है। इसमें केवल धातुएं ही सम्मिलित हो सकती है, ये गलत है। और जैसे ये गलत होगा, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अगला कथन है, इसे भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाइड और उनके प्रकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है। तो कुछ एक साइड में कोलाइड दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। एरोसेल का एग्जाम्पल दिया गया है कोहरा, ये सही है। अगला है जेल का एग्जाम्पल दिया गया है सेविंग क्रीम, ये गलत है क्योंकि जेल का एग्जाम्पल सेविंग क्रीम नहीं है। सेविंग क्रीम ये फोम कोलाइड का एग्जाम्पल है। अगर बात करें जेल कोलाइड के एग्जाम्पल का, तो इसमें जेल ही रख सकते हैं। चीज़ और बटर को इसके एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। वहीं पर सेविंग क्रीम जो है ये फोम कोलाइड का एग्जाम्पल है। अगला है इमल्सन। इमल्सन का जो एग्जाम्पल दिया गया है दूध, ये सही है। और सोल का एग्जाम्पल जो पंख दिया गया है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसायन शास्त्र के जनक कौन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। एंटोनी एल लेवाशियर जो है ये रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को डैश में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात IUPAC का मुख्यालय कहाँ है, जिसे आम भाषा में आयुपिक नेम कहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसका मुख्यालय जो है ये अमेरिका में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना वर्ष 1919 है। 1919 में IUPAC की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अधातु तत्व हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई है। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सभी उपयुक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी अधातु तत्व के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के रूप में जाना जाता है और ये अपरिवर्तित रहता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने परमाणु में नाभिक की खोज की। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की। सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की। अगर बाकी के और कब की थी, अगर इसका टाइम देखें तो इसका पीरियड है 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु में नाभिक की खोज की। अगर बात करें विकल्प ए की, जे थॉम्सन की, यहाँ पे थॉम्सन लिखा गया लेकिन ये थॉम्सन होंगे। जे थॉम्सन की बात करें तो इन्होंने जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और कब की थी, तो ये 1897 में इन्होंने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक जी ने इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी। और बात करें नील्स बोर की, तो इन्होंने नाभिकीय द्रव्य बूंद मॉडल के आधार पर इन्होंने नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, औषध यानी ड्रग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। औसत निम्न आणविक द्रव्यमान वाले रसायन हैं, ये कथन सही है। सभी औषध दवाएं होती हैं, ये गलत है। सभी औषध दवाएं नहीं होती हैं और ये गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का यही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सान्विक रूप से सक्रिय औषधि है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए और विकल्प बी सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही एग्जैक्ट आंसर होगा विकल्प ई होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रशांतक और दर्द निवारक की ऐसी दवाएं होती हैं जो मेनली ये न्यूरोलॉजिकली काम करती हैं। और अगर जैसे हमारे बॉडी में कहीं दर्द लगता है तो और हम जब ये दवाएँ लेते हैं तो हमारे जहाँ बॉडी में जिस पार्ट में दर्द होता है वहाँ से ये मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं हमारे माइंड को।
और जब हम ये दवाई ले लेते हैं तो ये क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिससे हमारे माइंड को ये प्रतीत होता है कि हमारा जो हमें जो दर्द लगा है वो कम महसूस होता है, वो धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि वो ठीक होते चला जाता है। तो ये उसी के बारे में पूछा गया है। तो प्रशांतक और दर्द निवारक जो ये सक्रिय औषधि दवाएं हैं, औषधि हैं। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उपयोग किया गया कृत्रिम मधुरक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सैकरीन जो है ये सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह केन शुगर या सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग मधुमेह के रोगियों और उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उनके लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सैकरीन जो है ये सबसे पहले उपयोग किया गया कृत्रिम मधुरक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, नाइट्रिक एसिड जो है ये एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कृत्रिम बहुलक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, ब्यूना एस जो है यह एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक है। अगर बाकी के विकल्पों की बात करें तो प्रोटीन, रेजिन और एस्ट्राच ये सेल्यूलोज है और ये प्राकृतिक बहुलक है, जबकि ब्यूना एस जो है ये ब्यूना एस एक कृत्रिम बहुलक है। ब्यूना एस या इसका और भी एग्जाम्पल है, सिंथेटिक फाइबर और पॉलीथीन को भी कृत्रिम बहुलक के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रबर का वल्कनीकरण निम्नलिखित में से कौन है। रबर का वल्कनीकरण क्या कहा जाता है तो या क्या करता है। तो रबर का जो वल्कनीकरण होता है वह इसे कठोर बनाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड नहीं है। मोनोसेक्राइड इनमें से कौन नहीं है। तो विकल्प डी जो है ये मोनोसेक्राइड नहीं, स्टार्च जो है ये मोनोसेक्राइड नहीं बल्कि ये पॉलीसेक्राइड है, सेक्राइड है। और बाकी के जो विकल्प दिए गए हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज ये मोनोसेक्राइड हैं और विकल्प डी स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, एल्युमिनियम जो है ये एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक स्तर पर डैश के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, अमोनिया के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तत्व हैलोजन समूह से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, इस प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह से संबंधित हैं। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ये एक उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन ये सभी हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ऋणायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, ये गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिर ताप पर गैस एक निश्चित मात्रा अर्थात मोल की संख्या का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे इस रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे बॉयल के नियम के रूप में जाना जाता है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कृषि और कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि के विकास हेतु निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इस योजना के समक्ष विद्यमान चुनौती नहीं है। सो उच्च भूमि लागत ये चुनौती बताया गया था, उसमें ये चुनौती है। छोटी जोत चुनौती है, गिरवी यानी रेहन और बटाईदार परंपराएं भी चुनौती हैं, लेकिन जो मृदा का अपक्षय है ये चुनौती इसमें नहीं है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2021 जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से DF-PDS नियम 2021 का अंग नहीं है। सो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और सभी विकल्पों को एक एक करके पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण उपकरण कम अवधि के लिए किराए पर लिए जा सकते हैं, ये इसका सही क्या है, इस प्रश्न में क्या कहा गया, अंग नहीं है, पूछा गया कौन सा इसका अंग नहीं है। सो विकल्प ए इसका अंग है, महत्वपूर्ण उपकरण कम अवधि के लिए किराए पर लिया जा सकता है, सही है। सेवाओं के उप प्रमुख को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति में वृद्धि, ये विकल्प बी जो है ये भी इसका अंग है। आगे बढ़ते हैं,
आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं में नए अधिकारियों को वित्तीय अधिकार भी प्रत्यायोजित किए गए हैं। ये भी इस प्रश्न का इसका अंग है। और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त पोषण में 3 गुना तक की वृद्धि की गई है। ये भी इसका अंग है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बी आंगलोंग समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है, निम्नलिखित में से कौन इन तीनों पक्षों में से एक नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद जो है ये इस पक्ष का मतलब इस समझौतों का पक्ष नहीं है। बाकी इस समझौते में जो 3 पक्ष हैं वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है तथा असम के 5 विद्रोही समूहों को मिलाकर यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइटर स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे फसाई FSSAI के रूप में जाना जाता है, फसाई के द्वारा दिया जाता है। और इससे पहले 4 स्टेशन और हैं जिनको ये प्रमाण पत्र मिल चुका है। उनमें से 4 स्टेशनों में से आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और मुंबई में से एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसको, और बड़ोदरा रेलवे स्टेशन को ये प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। यानी ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन 5वां स्टेशन है जिसे ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग हेतु उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए घोषित PLI योजना का अंग है, जिसमें कितनी राशि का परिव्यय शामिल है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1.97 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, यह थाईलैंड में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 सितंबर 2021 को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की बैठक संपन्न हुई, तो यह कौन सी बैठक थी? इस प्रश्न का सही आंसर है यह 24वीं बैठक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ खोला गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, यह हैदराबाद में खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है? तो यह डायलॉग की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शुरू किया गया है। और यह कब शुरू किया गया? तो यह 30 सितंबर 21 को यह शुरू किया गया, यानी 2021 को शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, यह वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। और किसके किसके बीच में हुई है? तो यह वार्ता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। भारत के रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री की वार्ता ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ में ये वार्ता हुई है, इसलिए 2+2 वार्ता का नाम इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी है। इस प्रश्न का जो विषय था ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय था। अगर बात करें इसके 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, तो यह 9 सितंबर 2021 को भारत में यह मनाया गया। इस बार का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ इसकी मेज़बानी भारत ने की है और यह तीसरी बार है जब भारत को इसकी मेज़बानी मिली है। इससे पहले भारत 2012 में तथा 2016 में ब्रिक्स की मेज़बानी कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरोस्पेस संगठन ने रेक्स MK द्वितीय का अनावरण किया है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इजराइल के द्वारा यह अनावरण किया गया। अगर बात करें इस क्या ये MK द्वितीय का अनावरण एरोस्पेस संगठन रेक्स MK द्वितीय, तो यह एक रिमोट कंट्रोल आधारित सशस्त्र रोबोट है जो युद्ध के समय युद्ध के क्षेत्र में गश्ती कर सकता है, घुसपैठियों को ट्रैक कर सकता है, उन्हें मार सकता है, उन पर फायरिंग कर सकता है, हमला कर सकता है, या युद्ध के क्षेत्र में घायल सैनिकों को बाहर लेकर आ सकता है तथा यह युद्ध के क्षेत्र के अंदर बाहर युद्ध की सामग्रियों को आसानी से पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से यह एक तरह से देखा जाए तो मतलब युद्ध को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। सो इसका अनावरण जो है वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लद्दाख का राज्य पक्षी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, काला गर्दन वाला सारस जो है वो लद्दाख का राज्य पक्षी है। और बात करें राज्य पशु की, तो हिम तेंदुआ जो है
हिम तेंदुआ को लद्दाख का राजकीय पशु घोषित किया गया है। और बाकी के विकल्पों की बात करें तो काला तीतर जो है ये काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। वहीं पर नॉर्दर्न गोसाक जो है ये पंजाब का राजकीय पक्षी है। और हिमालयन मोनाल जो है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और काला गर्दन वाला सारस जो है ये लद्दाख का राजकीय पक्षी है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया है, जो पूरे देश में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन क्षेत्रों को दर्शाता है। इस हवाई क्षेत्र के मानचित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। ग्रीन जोन 400 फीट तक का हवाई क्षेत्र है, ये सही है। ग्रीन जोन के भीतर गतिविधि के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी सही है। रेड जोन में उड़ान के लिए हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरणों से अनुमति की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। येलो जोन एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन में 400 फीट ऊपर का हवाई क्षेत्र है, ये विकल्प भी सही है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसमें से कोई असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था? तो इस सूचकांक का यह तीसरा संस्करण था। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी भी की कि अंतरिक्ष सुधारों के लिए सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभ पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष संघ भारतीय अंतरिक्ष संघ का स्तंभ नहीं है? सो एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना, यह इसका स्तंभ है, ये सही है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, यह भी इसका स्तंभ है। वैश्विक संबंध निर्माण की दिशा में काम करना, ये इसका स्तंभ नहीं है, विकल्प सी जो है इसका स्तंभ नहीं है। आम आदमी की प्रगति के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को एक संसाधन के रूप में देखना, ये विकल्प भी सही है, अर्थात विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन ऐप कब लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देश के 11वें महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC को देश के 11वें महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। और बाकी के जो विकल्प है इन्हें पहले ही यह दर्जा दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES के परिणाम जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एक एक करके कथनों को पहले देखते हैं फिर उत्तर की जांच करेंगे। 9 क्षेत्रों में रोजगार को 29% की वृद्धि, ये सही है। महिला कामगारों की हिस्सेदारी में गिरावट, ये भी सही है। केवल 2 क्षेत्रों व्यापार और आवास एवं रेस्तरां में रोजगारों के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है, बिल्कुल सही है। और रोजगार में उच्चतम वृद्धि दर 38% वर्ष 2005-13 की अवधि में दर्ज की गई थी, ये भी सही है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से परिणाम नहीं है, तो ये सभी के सभी परिणाम हैं, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेरल PM मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना कब जारी की? इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प ए है, 21 अक्टूबर 2021 को यह अधिसूचना जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये जो इस बार का नोबेल पुरस्कार है रसायन के क्षेत्र में, ये 2 लोगों को दिया गया है, विकल्प ए और विकल्प सी, अर्थात विकल्प ए और विकल्प सी, अर्थात बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को यह अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ई, उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को बदल दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को बदल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CICA के 6ठी मंत्रिस्तरीय
बैठक 2021 कहाँ आयोजित हुई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, ये नूर सुल्तान में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किस क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए पहला लूसी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी है, खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं, नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग की माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो माइक्रोफोन जो है, मोबाइल में लगे होते हैं माइक्रोफोन जो लगे होते हैं, या हाँ मोबाइल में लगे होते हैं, या जो रिकॉर्डिंग करने के लिए, या हम लोग ईयरफोन्स वगैरह लगाते हैं जिसमें माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, तो वो माइक्रोफोन जो होते हैं वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो इसलिए माइक्रोफोन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए है, ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न श्यानता वाला द्रव्य प्रवाह करता है, कैसे करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सरलता से करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती है? प्रकाश की गति सबसे कम किसमें होती है? तो हीरा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हीरा में प्रकाश की गति सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर समतल दर्पण अपने बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं, इसमें कौन सा सही है? सो इसमें विकल्प ए जो है, प्रत्येक प्रतिबिंब पिछले प्रतिबिंब की तुलना में धुंधला होता है, ये विकल्प ए जो है ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प डी है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला होता है F=C×9/5 और इसमें ऐड किया जाता है 32। तो चलिए इस फॉर्मूले पे इसको सेट करते हैं। यहाँ पे सी का वैल्यू दिया गया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस ये हो गया, और इसमें कर देंगे 9/5 और प्लस में 32 करके इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा, अगर ये ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं तो ब्रैकेट अगर ऐसे रखते हैं तो 5, ये 10×50 हो गया, यानी अब इससे 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और फिर ये 32 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जा सकता है, F=C×9/10 + 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पराबैंगनी प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा 1801 में पराबैंगनी प्रकाश की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों की मुख्य विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंगों की मुख्य विशेषता नहीं है, तो विकल्प बी देखें, तरंग दर ध्वनि तरंग की विशेषता है, आवर्तकाल होता है, ध्वनि तरंगों में तरंग दैर्घ्य होता है, आवर्तकाल होता है, आयाम होता है और वेग होता है। नहीं होता है तो द्रव्यमान नहीं होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, विकल्प सी ओम मीटर सही है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? सो विकल्प ई जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, और ई में भी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सेलेनियम, कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सभी अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसमें एक परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, यही सही नहीं है, यही सही नहीं है और यही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो गया और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के कथनों को देखते हैं। ये अभिक्रिया सूर्य और अन्य तारों को ऊर्जा प्रदान करती है, ये सही है। यह प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है, ये भी सही है। और परमाणु संलयन में आवर्त सारणी के कई अलग अलग तत्व शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार से विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण वाले डैश होते हैं, तो यह ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठोस प्रणोदक रॉकेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया गया था? तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनार किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? सोनार किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ध्वनि तरंग के परावर्तन पर यह आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन भारतीय वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में दो विकल्प सही दिख रहा है। एक तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को विकल्प नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, वहीं पर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को यह पुरस्कार दिया गया है, अर्थात विकल्प ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से अधिक लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की, तो इनको तारों की संरचना और विकास के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर चंद्रशेखर वेंकट रामन जी को 1930 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था और इनका इनकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था रामन प्रभाव के लिए इनको 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विकल्प ई इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द विकल्प ए जो है नोरियो तानीगुची सही है। इन्होंने ही नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का इजाद किया था, या इन्होंने ही नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की थी? विकल्प बी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कब की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में इन्होंने की थी, 1665 में की थी, 1665 में। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मौजूद जल का सही प्रतिशत दर्शाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए 60 to 70%। औसतन वयस्क मानव शरीर में ये जो जल का औसत होता है 55 से 65% होता है, और ये शिशु में बच्चों में जो है ये 75 से 78% होता है। लेकिन मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत है, सही प्रतिशत है, वो 60 to 70% है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? कौन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? विकल्प डी सही है। यकृत कह लीजिए, या इसी को लीवर भी कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है या लीवर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग इनका कारण बनने वाली कमी से सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प, पहले तो एक एक करके देखते हैं। पेलाग्रा किसके कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, ये सही है। रक्त स्कंदन समय की वृद्धि, यानी रक्त के थका जो बनता है, रक्त का जो थका बनता है उसके बनने में समय की वृद्धि हो जाती है। तो किसके कमी से? अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है और आपके शरीर में कहीं कट लग जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी है तो आपका जो रक्त का जो थका बनता है वो बहुत ही धीरे धीरे बनेगा, कम समय में बनेगा, इससे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो यह विटामिन के की कमी से होता है। उसके बाद है रिकेटस, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी सही है। और बेरी जिसे थायमिन डिफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है, यह विटामिन B1 के कमी से होता है। तो सभी विकल्प जो है वो सही सुमेलित है, इसलिए विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, ये विकल्प सी सही है, 5 से 6 लीटर एक सामान्य मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं।
मानव रक्त को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हाइपोथैलेमस जो है ये मनुष्य में शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। भूख लगने की प्रक्रिया को भी यही नियंत्रित करता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपने स्रावी ग्रंथि से सही सम्मिलित नहीं, यानी कौन सा जो हार्मोन से किस ग्रंथि से स्रावित होता है उसको यहाँ पे मैच कराना है। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो अंडाशय से स्रावित होता है, ये सही है, ये महिलाओं में होता है। और टेस्टोस्टेरोन या वृषण ये मनुष्य मतलब पुरुषों में ये पाया जाता है। तो इनका जो मिलान है, इन दोनों का मिलान सही है। इंसुलिन देखते हैं, इंसुलिन का स्राव थाइमस से होता है, ये गलत है। इंसुलिन का जो स्राव होता है ये थाइमस से नहीं बल्कि अग्नाशय से होता है। और थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है ये अग्नाशय से नहीं, ये थायराइड ग्रंथि से इसका निर्माण स्राव होता है। थायराइड ग्रंथि से इसका स्राव होता है। और इंसुलिन का जो स्राव है ये अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से इसका स्राव होता है। इस प्रकार से विकल्प सी और डी जो है ये सही नहीं है, इसीलिए विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अदरक पादप का कौन सा खाद्य अंग है? मतलब कि अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो प्रकंदन जो होता है ये खाने योग्य होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो विकल्प सी, शैवाल पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी जो भी विकल्प दिए गए हैं, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन, ये सभी पादप हार्मोन्स है। मुख्य रूप से पादप हार्मोन्स को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 5 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 4 समूह ये हो गए और एक इसके अलावा एक और समूह है जिसका नाम है जिबेरेलिन। तो ये पादप हार्मोन्स को 5 समूहों में बांटा जाता है। तो 4 समूह ये हो गया और एक ये हो गया जिबेरेलिन। तो ये विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बाकी के, अगर इस विकल्पों को थोड़ा सा और देखें तो विकल्प ए और बी जो है ये पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। वहीं पर विकल्प सी और डी जो हैं ये वृद्धि अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिलस कैलमेट-गुएरिन जिसको बीसीजी के नाम से जाना जाता है, बेसिलस कैलमेट-गुएरिन का टीका जो है डैश के उपचार के लिए दिया जाता है। किसके उपचार के लिए दिया जाता है? तो विकल्प सी, यक्ष्मा के उपचार के लिए दिया जाता है। यक्ष्मा या इसी को टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसीजी का टीका जो है ये टीबी के लिए दिया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।